All right, so let's start with module number 9. And in module number 9, we are going to learn 4 different chapters. I'll start directly with first, which is electrons, photons, photoelectric effect, and X-rays. X-rays का ज़्यादा पार्ट आता नहीं है आपको एग्जाम में, तो मैं सिर्फ थियोरेटिकली बताऊंगा एक्स-रेज कैसे जनरेट होते हैं, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा लाइन क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इमीडिएट एक्स-रे कैसे मेजर करते हैं. That's it. That's all we are going to do. Other thing इस पर्टिकुलर चैप्टर या मॉड्यूल के लिए एज अ होल हम सिर्फ पिछले नीट में आए हुए क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे. थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होगा बट मोर ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम देखेंगे. राइट, सो टू स्टार्ट ऑफ विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स. इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मतलब इंटरैक्शन ऑफ फोटॉन्स with electrons of the matter. Okay, so there are few materials and to be specific metals. उस पे अगर आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का वेव इंसिडेंट किया, मैं इंटेंशनली ब्लू कलर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट से कम वेवलेंथ का होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए. एनर्जी कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट का ज्यादा होता है आपको पता होना चाहिए. सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गामा रेज, फिर एक्स-रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो. तो ये जो फोटोन हम लोग इंसिडेंट करने वाले हैं यहाँ पे ही, उसका एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे या फिर लैम्डा मतलब वेवलेंथ पे. राइट, तो अगर हमको इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्रॉम अ मेटल सरफेस ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन, तो दैट इंसिडेंट फोटोन मस्ट हैव सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बाद में. राइट, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ कि हम यहाँ पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी. ओके, एक्सरे नहीं यूज कर सकते क्या? एक्सरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करोगे, आपको पता है कि मेटल में इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, और जो वैलेंस शेल होता है, जब मैं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे मेटल सरफेस पे फोटोन को इंसिडेंट करेंगे, मेटल सरफेस, मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एटम हैज सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि मेटल है तो यहाँ पे 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल. अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करते हो तो जो इमिशन होता है वो होता है आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस शेल से. तो electrons after absorbing the energy from the photon, they start becoming free. So there is emission of electrons due to photons, और उसको हम लोग बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, नॉट बिकॉज ऑफ हिज थियरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, देन व्हाट हैपेंस कि मैं यूवी की जगह पे एक्सरे अगर यूज करता हूँ तो इमिशन नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन फिर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे. अब अंदर के शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वैकेंसी जनरेट हुई, होल. फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन है, अंदर नहीं है, तो ये जाएगा उसको भरने के लिए. फिर देयर आर मोर इमिशन ऑफ फोटॉन्स और जनरेशन ऑफ हीट. हम उसने डिटेल में जाने वाले नहीं है. हमारे लिए इतना ही है कि हम लोगों ने यूवी लाइट यूज किया, यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से फ्री हो गए. दैट्स इट. ओके, और विजिबल आईआर
क्यों नहीं यूज कर सकते? इतना एनर्जी ही नहीं है विजिबल लाइट के पास, IR लाइट के पास, मतलब इंफ्रारेड के पास या माइक्रो या रेडियो के पास, कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके। जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास उस ऑर्बिट में होता है, कम से कम उतना एनर्जी फोटोन के पास होना चाहिए फ्री करने के लिए। तो दैट इज व्हाई मोस्टली यहाँ पे यूवी एंड सम पार्ट ऑफ विजिबल इज ओके, दे आर यूज्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, गुड। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कॉमन वर्ड आप सुनोगे, हम थ्योरी पे आने वाले हैं, बट यू नीड टू नो नाउ। You will hear words like photosensitive surface. Photosensitive मतलब the surface which is sensitive to photons, जब उस पर photon incident होगा वहां से electrons emit होंगे। तो photosensitive surface, photosensitive material, and some kind of this words you will be hearing again and again. So let us look at एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम लोगों को कैसे पता दिखता है कि इलेक्ट्रॉन, हाँ हमने यूवी लाइट डाला, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, फिर मैं काउंट कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैसा नहीं होता है। वी नीड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू अंडरस्टैंड हाउ और टू वेरीफाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसका जो सेटअप है और वो सेटअप हमको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। वेल, बाय द वे, before we go into that, one more common term that you will hear is intensity of light. Intensity of light, ये वर्ड सुनते से ही हमारे दिमाग में आता है एनर्जी, क्योंकि इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। बट ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ये जरूर होता है कि ज्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम है, बट व्हाट इट मींस इज, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे पास एक बल्ब है A, दूसरा बल्ब है B। दोनों के दोनों बल्ब येलो कलर क्यों? क्योंकि टंगस्टन का बल्ब अब आते थे पहले 10 वैट 20 वैट 100 वैट, फिर घर पे बोलेंगे 60 वैट ही ला, 100 वैट लाएगा तो ज्यादा पावर यूज होगा। जस्ट टू कीप एनालॉजी विद दैट, तो व्हाट हैपेंस इज 60 वैट या 100 वैट जो भी पावर होगा, ये ज्यादा इंटेंस है 100 वैट वाला, ज्यादा इंटेंस मतलब ज्यादा एनर्जी इमिट करता है, लेकिन कलर दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम वेवलेंथ इमिट करते हैं। दोनों सेम वेवलेंथ इमिट करने का मतलब ये है कि दोनों फ्रीक्वेंसी भी सेम इमिट करते हैं। दोनों फ्रीक्वेंसी सेम इमिट करने का मतलब है कि दोनों में से जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी सेम होगा। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि अगर इसमें से पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में अगर 6 फोटॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मोर इंटेंस यहाँ पे मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स आर मोर पर यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ग्राफ समझेगा नहीं। तो व्हेन आई से आई एम चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, दिस विल मीन that we are changing the number of photons emitted per unit time. Energy of each photon is untouched. Energy हर एक फोटोन का सेम रहने वाला है। और जब मैं फोटोन बोलूंगा मतलब मैं लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब क्या? मतलब ये, यू हैव हर्ड ऑफ दिस। आपको पता है कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है। पार्टिकल समटाइम्स एज अ वेव बिहेव करता है, समटाइम्स एज मैटर बिहेव करता है। सिमिलरली वेव का भी है फिर, है ना, मतलब रेडिएशन का। तो रेडिएशन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट बिहेव समटाइम्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एज मैटर, पार्टिकल मतलब। हाउ डू वी नो? सिंपल, आपने वेव ऑप्टिक्स में क्या सीखा था? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, ये सारे वेव नेचर बताते हैं। सो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, these are all properties of wave. And I have seen लोगों का जॉब गया है इस क्वेश्चन की वजह से। So
टीचिंग जॉब went because of this, because डेमो में he was teaching interference and उसको पूछ लिया कि interference मतलब वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर। और मैटर कब होता है? जब भी कोलिजन की बात होगी, जब भी एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम की बात होगी। ओके, अब मैंने अभी अभी बोला कि फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कोलिजन हुआ। तो हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस दैट light, which is electromagnetic radiation, also behaves as particle। लेकिन जब वो पार्टिकल है तब वो वेव नहीं हो सकता, मतलब दोनों के दोनों फेनोमेना एक साथ डिस्प्ले नहीं होंगे, या तो एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा या तो एज अ वेव बिहेव करेगा। गुड, सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। गुड, सो इंटेंसिटी मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, मतलब photons, are coming out per second। Good, then you will hear of course what is frequency। आपको पता है frequency क्या होता है, number of waves per second। and then there will be something called as accelerating potential या फिर collector plate potential, वो आगे समझेगा आपको। तो bottom line, photo electric effect मतलब emission of electrons due to incident photons, right? अब इसका हमको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है, तो इट इज कॉल्ड एज हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन या फिर हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, व्हाटएवर इट इज। एंड व्हाट डू वी डू? बहुत सिंपल सा केस है, हम लोग एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेते हैं। अब ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का क्या मतलब होता है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब होता है कि उस ट्यूब में से सारा गैस बाहर निकाल लिया। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये जो आपके पास पहले ट्यूबलाइट होते थे वैसा हो जाए। तो हाउ डज ट्यूबलाइट वर्क? ट्यूबलाइट में दो एंड्स पे स्पार्क प्लग होता है, बटन चालू करते यहाँ से करंट जाएगा। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बीच में इनर्ट गैस लाइक अर्गन होता है, अर्गन गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल है, ऊपर के ऑर्बिट्स खाली है। ओके, तो अर्गन में क्या होगा कि यू हैव इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट गोज टू हायर लेवल and while coming down again it gives energy back in the form of photon। मतलब in short that tube light which you used to use, अभी तो हम लोग सब LEDs पे आ गए बेसिकली, तो वो जो आपके पास मोटा सा ट्यूबलाइट होता था घर के अंदर, वो डिस्चार्ज ट्यूब था। तो it is like a transducer because it is converting electrical energy into light। तो वैसा हमको नहीं करना है बेसिकली। तो यहाँ पे इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब इतना ही है, उसमें से सारा गैस निकाल लिया है। ओके, सो गैस इज रिमूव्ड। अब यहाँ पे आप एक फोटो सेंसिटिव प्लेट डालोगे। मैंने पहले बताया था फोटो सेंसिटिव मतलब उसका जॉब है टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा इमिटर प्लेट ई। ओके, इमिटर प्लेट ई इलेक्ट्रॉन्स इमिट कब करेगा? जब उस पर फोटोन आएगा। तो फोटोन की एंट्री के लिए यहाँ पे एक विंडो होता है, तो यहाँ से एक विंडो होता है, और ये जो विंडो है, दिस विंडो इज मेड अप ऑफ लेट अस से क्वार्ट्ज। तो यहाँ जो ये विंडो है एक, दिस विंडो इज अ क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो इज वन वे ट्रैफिक, मतलब लाइट अंदर आएगा लेकिन रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा सकता। मतलब आप बोल सकते हो सेमी पॉलिश्ड, सिर्फ अंदर आना अलाउड है, बाहर जाना अलाउड नहीं फोटोन को। उसके बाद यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा एस,
जहां से फोटोन इमिट होके अंदर आएंगे, दे विल हिट दिस प्लेट और देन देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक कलेक्टर प्लेट लगेगा। तो ये कलेक्टर प्लेट है। हमको कैसे पता फोटोन इंसिडेंट के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हुए कि नहीं? कलेक्टर पे कलेक्ट तो हो गया, आगे क्या? आगे हमको कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं। मतलब आगे जाके हमको एक माइक्रो एमीटर की जरूरत पड़ेगी, साथ में हमको एक पोटेंशियल डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? ये इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद क्या आप अपने आप जाएगा? वो नहीं। तो सामने वाला जो प्लेट है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके वहां जा सकता है। मतलब कलेक्टर प्लेट को हमको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा कंपेयर टू इमिटर प्लेट। हम नेगेटिव पोटेंशियल पे भी रख सकते हैं, हम वो देखेंगे आगे। बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कलेक्टर प्लेट should be at positive potential with respect to emitter plate. And when I say positive potential, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है, कभी ना हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। जब भी हम पॉजिटिव सुनते हैं ना तो हम बोलते हैं अच्छा सी प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है 5 वोल्ट, तो ये जो इमिटर प्लेट है वो नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब कलेक्टर प्लेट का जो भी पोटेंशियल होगा वो इमिटर से हायर है। हो सकता है इमिटर का 2 वोल्ट हो, कलेक्टर का 5 हो सकता है इमिटर का 3 हो, कलेक्टर का 5 हो। कंपैरेटिवली emitter plate E is at lower potential and C is at higher potential, तो higher potential means positive potential here। और ये भी हो सकता है कि emitter plate नेगेटिव पे, वो भी हो सकता है। गुड। तो ये चीज नहीं समझेगी तो ग्राफ नहीं समझेगा। कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल होने का मतलब ये है कि इमिटर के कंपैरिजन में कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे है। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे नीचे एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होगा। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट क्यों होगा बताता हूँ। और उससे पहले पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से पहले यहाँ पे एक कम्यूटेटर होता है। अभी कम्यूटेटर का एग्जैक्ट डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। उसमें क्या है, 4 की होती है सिर्फ। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एग्जैक्ट डायग्राम, आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट ओवर हियर। ये एक कम्यूटेटर बॉक्स होता है। इसका काम क्या है? इसका काम इतना ही है जैसे मैंने बताया, इमिटर को हम नेगेटिव पोटेंशियल पर रख सकते हैं, कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव पे रख सकते हैं। कलेक्टर पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वहां तक पहुंचाना है, राइट। उल्टा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। ऐसा हो गया कि जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी 20 eV है मान लो। और हम वन मोर थिंग, व्हाइल टॉकिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय डिफॉल्ट हम लोग ईवी ये यूनिट यूज करते हैं, नॉट जूल, ऑलवेज ईवी। तो मान लो फोटोन के पास 20 eV का एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 12 eV ही चाहिए, बचा हुआ 8 कहां गया? इलेक्ट्रॉन लेके गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नॉट ऑलवेज कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना ही पड़ेगा, मतलब कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, जरूरत नहीं। कभी कभी उल्टा भी है, इसके पास 8 eV का एनर्जी है, मुझे कलेक्टर प्लेट तक इसको पहुंचने नहीं देना है। I don't want this electron to reach collector plate। क्यों नहीं, वो समझेगा आगे जाके। तो sometimes it is required कि आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखो और इमिटर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखो, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। So commutator की होते हैं उसमें, you just have to change keys and then emitter becomes positive and collector becomes negative। तो ये नीचे ये जो मैंने बताया है, this is a commutator box। Good। Now, of course आपको ये पता होना चाहिए, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो एमीटर जो होगा वो हमेशा सीरीज में होगा, ये पता होना चाहिए।
सो समथिंग लाइक दिस इज, मैं टू द स्केल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. आई एम नॉट एट ऑल ड्रॉइंग डायग्राम परफेक्टली वेल बिकॉज वी डोंट नीड इट. सिर्फ ये पता होना चाहिए दैट ये आपका हो गया यहाँ पे एमीटर, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये माइक्रो एमीटर है, सीरीज में कनेक्ट होता है. और वोल्टेज अभी ऑफ कोर्स मैं कब से बोल रहा हूँ कि इमीटर, पॉजिटिव इमीटर जो है वो एक वोल्टेज पे है और कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, है ना. when I say collector is at positive potential with respect to emitter, हो सकता है 10 वोल्ट का डिफरेंस हो दोनों में, हो सकता है दोनों में 15 वोल्ट का डिफरेंस हो, 20 वोल्ट का डिफरेंस हो, 30 वोल्ट का डिफरेंस हो. हाँ, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है हमको तो पता होना चाहिए. तो हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे यहाँ पे, और इस वोल्ट मीटर का काम क्या है, टू मेजर हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव अप्लाइड बिकॉज वी आर अप्लाइंग इट. ओके, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, इसलिए पैरेलल में लगा है. राइट. अब ये जो हमने वोल्टेज चेंज कर रहे हैं हम लोग, एज आई टोल्ड यू माइट बी रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ सकती है ना. पहले इमीटर और कलेक्टर दोनों में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखना था, फिर बाद में 15 चाहिए, फिर 20 चाहिए, फिर 25 चाहिए, हो सकता है 0 भी चाहिए. इसका मतलब पोटेंशियल हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है. तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर या फिर पोटेंशियो मीटर. तो वो पोटेंशियल मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का डिवाइस होता है, बट यू मे हैव टू वेरी. तो यहाँ पे एक जॉकी होता है जो एक रेजिस्टेंस पे टच कर रहा है, जैसे जैसे आप जॉकी को मूव करोगे वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होगा. ओके, गुड. और नीचे ऑफ कोर्स सप्लाई तो दिया ही नहीं, सप्लाई देना पड़ेगा, बिना सप्लाई कैसे चलेगा. तो यहाँ पे हमने सप्लाई दिया है नीचे, दैट्स इट, समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस. ओके, अगेन हर एक का अपना रोल है. all the physics that we have to learn is going only in this tube. नीचे करंट और वोल्टेज मेजर करने का और वोल्टेज वेरी करने का सेटअप है. तो हमको क्या चाहिए, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब से क्या होगा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मतलब वहां पे वैक्यूम है, वहां पे गैस एटम्स नहीं है. क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो जब कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा, अगर बीच में गैस होगा तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोलिजन की वजह से गैस ले ले. और मैंने बताया डिस्चार्ज ट्यूब यही होता है, वहां पे करंट पास करते हो बीच में गैस होता है, गैस के एटम्स लाइक आर्गन दे टेक अप एनर्जी, दे गो टू हायर एक्साइटेड स्टेट, नीचे आते वक्त दे इमिट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो इसलिए इसको इवैक्यूएट किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से अब जहां उसको जाना है वहां पहुंच जाए विदाउट एनी कोलिजन और स्कैटरिंग. S is source of light from which you are receiving photon and these photons are incident on the emitter plate. Good. नीचे कम्यूटेटर की है, कम्यूटेटर की का काम क्या है, हमको अगर कलेक्टर प्लेट को जो नॉर्मली पॉजिटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इमिटर, लेकिन जरूरत पड़ सकती है कि कलेक्टर को नेगेटिव करना है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट तक जाने नहीं देना है. तो कलेक्टर प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल पे लाएंगे. कैसे लाएंगे, तो कम्यूटेटर जो की है नीचे वो कीज चेंज करने पड़ते हैं. अच्छा, उसके बाद जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों इमिट हुए, बिकॉज ऑफ फोटॉन्स, ये जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे आएंगे वो कलेक्टर प्लेट से वाया दिस सर्किट हमको करंट मेजर करना है, इसलिए माइक्रो एमीटर लगाया है. उसके बाद हमको अगर इमीटर और कलेक्टर प्लेट में पोटेंशियल चेंज करना है, मुझे 10 से 20 वोल्ट करना है. हाउ डू आई नो, इसलिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है
तो मैं ये जो नीचे जॉकी है, ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखूंगा, फिर इस वोल्ट मीटर में 20 वोल्ट रीडिंग मिलेगा, मतलब इमीटर और कलेक्टर प्लेट में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो दिस इज सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। गुड गुड। नाउ अब अगर आपको ये सेटअप समझा है तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट ग्राफिकल क्वेश्चंस हियर। मतलब थ्योरी है और ग्राफिकल क्वेश्चंस के फॉर्म ही है वो। तो क्वेश्चन नंबर वन ये है, व्हाट इफ, देखो ऑफ कोर्स some conventions I will be using, one of this is कि मैं y axis पे हमेशा फोटो करंट, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे वो कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हुए थे, वो सर्किट में जाके एमीटर में रीडिंग मिला था, वो जो एमीटर में रीडिंग होगा उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। तो y एक्सिस पे मैं हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट रखूंगा और x एक्सिस पे मैं अलग अलग पैरामीटर प्लॉट करूंगा। तो यहाँ पे फोटो करंट के लिए मैं यूज करूंगा PC, क्योंकि I मतलब इंटेंसिटी होगा यहाँ पे इसका लाइट के सोर्स का, और ये है, मान लो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी वेरी करके देख रहे हैं। दिस ग्राफ इज अ इजी ग्राफ। तो क्वेश्चन ये था, हाउ डज फोटो करंट वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उसका आंसर सिंपल है, मतलब 4 ग्राफ दिए होंगे, हमको एक सिलेक्ट करना है। मान लो ये सरफेस है, मेटल सरफेस है, जिसपे एक फोटोन इमिट हो रहा है। अगर हमको यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मान लेते हैं मिनिमम एनर्जी इज 10 eV मिनिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी 10 eV है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी दे रहा हूँ 2 eV, इमिट होगा क्या? 2 eV एनर्जी का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। क्यों? क्योंकि E इज h, नो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इनटू फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने 4 eV किया, इमिट होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। ऐसा करते करते मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ गया, फॉर विच यू हैव एनर्जी इक्वल टू 10 eV। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? पूरा का पूरा एनर्जी तो फ्री होने में लग गया। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? The value of frequency at which electron is just emitted from a photosensitive material is called as threshold frequency, and the wavelength corresponding to threshold frequency is called as threshold wavelength. तो इसको डिनोट करेंगे nu 0 से। तो ये वो वैल्यू है जिस पे इमिशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, और इसको करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है nu is c by lambda, मतलब लैम्बडा इज c by nu, मतलब लैम्बडा 0 इक्वल टू c by nu 0, ये तो कांस्टेंट है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो इमिशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एनर्जी भी ज्यादा। ये रिलेशन याद रखना हमेशा, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी and wavelength are inversely proportional. So you will always get emission of photoelectron if the frequency is greater than threshold and if the wavelength is less than threshold, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया they are inversely related। वैसे भी स्पेक्ट्रम समझ में आना चाहिए, गामा एक्स यूवी विजिबल, लेफ्ट से राइट आगे जा रहे हो मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और वेवलेंथ बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रहा है। ओके गुड।
तो अब 10 eV तक 9.99 eV तक इमिशन नहीं था। एग्जैक्टली 10 eV को करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस पे इमिशन चालू हो गया। अब मैं एनर्जी और बढ़ाता हूँ, इमिशन मिलेगा। फोटोन की एनर्जी को 11 eV कर दिया, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना चाहिए था? 10। तो अब इमिशन भी हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको करंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होके जा क्या रहे हैं, इमिशन के बाद तो जाएगा तो वो कलेक्टर प्लेट के पास ही, कलेक्टर प्लेट से सर्किट में जाएगा और करंट ही मिलेगा अपने को। तो with increasing frequency you start getting current, मतलब यहाँ पे नो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ ही नहीं, क्योंकि उतना एनर्जी फोटोन के पास था ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाए। दिस इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चन दैट यू मे एनकाउंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So this is the first graph that you will see. Up from here onwards, whatever graph we will plot, there are 3 parameters that we can change. एक तो हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं सोर्स का, मैंने बताया 60 वाट और 100 वाट के बाद में क्या डिफरेंस है। एक हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं सोर्स का, मतलब पहले येलो लाइट आ रहा था, अभी रेड लाइट आ रहा है। रेड लाइट मतलब एनर्जी कम होगा कंपेयर टू येलो। ब्लू लाइट एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कंपेयर टू येलो एंड रेड। या फिर हम ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे डायग्राम में हमने पोटेंशियल लिखा था, ये E और C के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर बोलो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ये जो कलेक्टर प्लेट है इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज आल्सो यू कैन प्लॉट। तो नॉर्मली आप लोग बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। आई एम नॉट वरीड अबाउट इमिटर पोटेंशियल, इमिटर को मैं हमेशा 0 पर रख देता हूँ, बात करता हूँ। फिर अगर +1 +2 +3 हुआ तो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का -1 -2 -3 हो तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर। तो हम 3 चीजें कर सकते हैं, एक इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करना इतना इजी टास्क नहीं है, राइट? गुड, एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट पता होना चाहिए। या फिर हम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो आई विल बेटर से कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो ठीक है, अभी फिलहाल मैं पीडी बोलता हूँ उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ हम ऐसा करेंगे एक एक करके, we will plot as I told you, y एक्सिस पे नॉर्मली जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, x एक्सिस पे जाएगा। जब मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात की थी तब मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा था। तो दिस टू वेयर केप्ट कांस्टेंट्स, मतलब मैंने कलेक्टर को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, पोटेंशियल वैल्यू पे सेट कर दिया था, सोर्स का एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लिया था और बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की थी। अब यहाँ पे आप फोटो करंट अगेंस्ट इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करूंगा, मतलब हर एक फोटोन का एनर्जी सेम आ रहा है, और मैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को भी फिक्स करने वाला हूँ। अब ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, ओके। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, और जो सोर्स है जिससे फोटॉन्स आ रहे हैं उसका एनर्जी, ईच फोटोन का एनर्जी फिक्स है।
इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा? मान लो पहले जीरो इंटेंसिटी है। जीरो इंटेंसिटी मतलब कोई भी फोटोन इमिटर प्लेट पे आया नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ नहीं। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा नहीं तो कलेक्टर प्लेट जाएगा कैसे? तो गया नहीं, मतलब करंट क्या मिलेगा? शून्य, जीरो। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। मैं सिर्फ नंबर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फोटोन एक एम्पियर करंट, जिस एग्जांपल। तो one photon, maybe one electron is free now, and this electron will go and then it will give you 1 microampere current. दो फोटोन, दो इलेक्ट्रॉन, 2 माइक्रोएम्पियर करंट, तीन फोटोन, तीन इलेक्ट्रॉन एंड 3 माइक्रोएम्पियर करंट। सो दिस नेचर is linear, मतलब straight line passing through origin। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, just now I told you, 1 1 ये पॉइंट, 2 2 ये पॉइंट। सो ऑफ कोर्स ये 1 और 2 नंबर है जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाया है, हर एक फोटॉन का एनर्जी नहीं बढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज किया है। सो वी आर इंक्रीजिंग intensity means we are increasing the number of photons. With increasing number of photons, more photons are incident on emitter plate, more electrons are emitted, more electrons are going towards collector plate, and more is the current, मतलब it is a straight line passing through origin। ये आएगा नेचर, राइट। और ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट थियोरेटिकल है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ हमारे पास 3 क्वांटिटीज थी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने इंटेंसिटी को और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा। अब हम लोग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे एज यूजुअल फोटो करंट, और वी विल सी व्हाट इज द नेचर। और दिस इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। मैंने जैसे बताया पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बोलो, क्योंकि इमिटर प्लेट को मैं बाय डिफॉल्ट 0 वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब जब आपने इमिटर प्लेट को 0 पे रखा है तो कलेक्टर प्लेट को या पॉजिटिव कर सकते हो या नेगेटिव कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट दिखाया मैंने। क्वाड्रेंट नंबर 1 में कलेक्टर प्लेट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 2 में कलेक्टर प्लेट इज एट नेगेटिव with respect to emitter। We will first focus on positive collector plate potential। अब इंटेंशनली ये डायग्राम मैंने यहाँ से हटाई है। इंटेंसिटी आपने रखा था कांस्टेंट, गुड। इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है पर सेकंड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड, ये भी कांस्टेंट है। ओके, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी 3 था, मतलब 3 फोटोन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, गुड। कलेक्टर का पहले पोटेंशियल था 1 वोल्ट, इमिटर था 0 वोल्ट, ओके, गुड। अब मैंने कर दिया 2 वोल्ट, मतलब क्या होगा कि करंट बढ़ेगा, और करंट क्यों बढ़ेगा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 1 था, इमिटर प्लेट था 0 पोटेंशियल पे, इमिटर प्लेट था 0 पोटेंशियल पे, कलेक्टर प्लेट था 1 पोटेंशियल पे +1 पे, तो हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से हर सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन्स रीच हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कम है।
मतलब 1 सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा। इमिट कितने हुए थे सेकंड में? 3। पहुंचा कितना? 1। तो आई हैव सम वैल्यू ऑफ करंट, सम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, गुड। नाउ मैंने इसको कर दिया 2 वोल्ट। मतलब अब क्या हो रहा है कि अब 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, मतलब यहाँ पे करंट बढ़ेगा। अब मैंने इसको कर दिया 3 वोल्ट, मतलब अब 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे पहुंच रहे हैं। याद रखना ये कंटिन्यूअसली, जो सोर्स है कंटिन्यूअसली फोटोन इमिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हर सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही रहे हैं। फिर आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, अब तो कुछ बचा नहीं। बचा मतलब कंटिन्यूअसली फोटोन इमिट हो रहा है। फोटॉन्स कंटिन्यूअस मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। तो जैसे जैसे मैं कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते गया, वैसे वैसे करंट बढ़ते गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे फोटो करंट है। अब ऐसा हुआ, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट थी, राइट। इंटेंसिटी तो 3 ही थी। अब मैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को 10 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ, पर हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने इमिट हो रहे हैं? मतलब करंट तो एक मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जा नहीं सकता है, तो करंट विल बिकम सैचुरेटेड, तो वो बन जाएगा कांस्टेंट। तो इट विल बी अ कांस्टेंट करंट, इसको आप बोलते हो सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन क्यों हुआ? वोल्टेज तो बढ़ा दिया, हाँ, लेकिन वोल्टेज बढ़ाया, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट था, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड कांस्टेंट था। तब इलेक्ट्रॉन्स ही मेरे पास 3 है, तो मैं 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? 3 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले हैं। क्लियर? गुड। नाउ अब ऐसा करते हैं, वी आर डन विद पॉजिटिव पोटेंशियल। अब बोलते हैं कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ आई कीप कलेक्टर प्लेट एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो पहले -1। अब ऐसा है, एक चीज जो हमने पहले नहीं देखी और आगे जाके हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के टर्म्स में देखेंगे, तो अभी समझ लो। फोटोन के पास मान लेते हैं एनर्जी है 12 eV और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए 10 eV। तो 2 eV का है काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। मतलब जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल कर भी रहा हूं कलेक्टर प्लेट का, फिर भी सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट कर दिया, मतलब अब जो है अब कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, मतलब कम करंट मिलेगा। फिर मैंने 3 वोल्ट कर दिया। तो जब आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल की -V0। जब कलेक्टर प्लेट तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, आना नहीं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो इसलिए जब आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे लाते हो, दैट मीन्स यू आर स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओनली इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी कैन गो। फिर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, हम एक ऐसा सिचुएशन लाए जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है टू रीच द कलेक्टर प्लेट। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने स्टॉप किया इसको, वी डिड नॉट वांट द इलेक्ट्रॉन टू रीच कलेक्टर प्लेट। ये सब चल रहा है फिक्स्ड इंटेंसिटी पे। तो ये इंटेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू है I1। गुड। नाउ अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आया कि ठीक है, फिक्स्ड इंटेंसिटी तो हम रख देंगे, व्हाट इफ मैं इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज करके वापस एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूं। मतलब पहले मैंने I1 इंटेंसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया था, अब मैं इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज करूंगा, लेकिन फिक्स करूंगा। मतलब पहले अगर 3 इंटेंसिटी थी, तो
तो अब मैं इंटेंसिटी की वैल्यू को 4 कर लेता हूँ और 4 पे इसका नेचर चेक करता हूँ। इंटेंसिटी चेंज किया आपने, फ्रीक्वेंसी चेंज किया क्या? नहीं। मतलब जो फोटॉन्स 3 की जगह पे अब हर सेकेंड में 4 फोटॉन्स इमिट होंगे, मतलब 4 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। मतलब नेचर ऑफ द ग्राफ विल एग्जैक्टली रिमेन सेम and you will have stopping potential the same, exactly same stopping potential होगा। सिर्फ यहाँ पे जो फोटो करंट्स की वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट हो रहे हैं, राइट। मैंने वापस से और वैल्यू बढ़ा दी, फिर चेक किया तो फिर वही दिखा। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे I1 is less than I2 is less than I3. So if you repeat the same experiment at different values of intensities, what you notice is the nature of the graph is still the same and stopping potential is still the same. Stopping potential same क्यों आया? क्योंकि stopping potential एक particular value है और अभी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 ईवी चाहिए। अभी भी फोटोन के पास 12 ईवी ही है। सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तब। इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन व्हाट वी डू इज, अब सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं but at different values of frequency। मतलब पहले एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले ली और हमको ये ग्राफ मिल गया। देन आई से नहीं, मुझे दूसरी फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है। व्हाट वी नोटिस, यहां तक तो नेचर सेम आएगा अप टू दिस पॉइंट। इसके बाद वैसे कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है, बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम आती है, दैट्स इट। उसके बाद से डेविएशन चालू हो जाता है। तो यू हैव सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट बट देन यू हैव डेविएशन। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब था एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा, मतलब अब 12 ईवी के जगह पे फोटोन का एनर्जी हो गया 13 ईवी। इमिशन के लिए तो अभी भी 10 ईवी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जहां पहले केस में इलेक्ट्रॉन के पास 2 ईवी था, अब 3 ईवी है। मतलब उसको स्टॉप करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दिस इज V01 एंड दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू हियर V02। This is frequency nu2, this is frequency nu1 and nu2 is greater than। फिर और हायर फ्रीक्वेंसी करोगे तो वापस से वही तो वैसा ही आएगा, सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो और नेगेटिव साइड में मूव होता जाएगा। गुड। नाउ if you know the definition of, चलो ठीक है, उससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं। वो आई वांटेड टू स्किप बट एनीवेज मे बी उस पर भी क्वेश्चन आ गया तो, आता तो नहीं है लेकिन आ गया तो। ये सारा का सारा हमने जो भी ग्राफ प्लॉट किए, कहीं पे भी मैंने ऐसा बोला क्या इमिटर प्लेट का मटेरियल चेंज करेंगे? मतलब ये सारा एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए था, कॉपर तो कॉपर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस to the value of threshold frequency? So what is the relation between threshold frequency and stopping potential if I change the metal? तो यहाँ पे अभी मैं stopping potential V0 प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं frequency प्लॉट कर रहा हूँ। देखो इतना ही फर्क है कि मेरे पास दो मेटल है, मेटल A मेटल B, दोनों फोटो सेंसिटिव है। मतलब जब दोनों पे फोटॉन्स इमिट होंगे, इंसिडेंट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है। सिर्फ डिफरेंस ये हो सकता है कि ए मेटल से
इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 10 eV एनर्जी की जरूरत है और मेटल बी के लिए 11 eV की जरूरत है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इसका डिफरेंस कैसे दिखता है? तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको मान लेते हैं फोटोन 12 eV का था, यहाँ पे भी फोटोन 12 eV का था। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी 2 eV, मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल -2 होना चाहिए। वेयरएज यहाँ पे 1 eV ही बचा क्योंकि सेकेंड मेटल में ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो गई इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कम है, मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम है। तो फिर ये ऐसा आएगा, यू विल हैव दिस फॉर मेटल बी एंड दिस फॉर मेटल ए। और ये जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस को कट करते हैं, that is nothing but threshold frequency for metal A and threshold frequency for metal B. तो उल्टा भी सकता है, metal A metal B, this is example है। Good. Okay. Now, in the whole discussion of stopping potential, क्योंकि theory ही है, तो हम theory से अब थोड़ा सा equation की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको याद है, आपने 1 eV ऑफ एनर्जी डिफाइन कैसे किया था, याद होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, नॉट मूविंग। फिर आपने इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया। ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू होगा। मूव होना मतलब वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो the energy gained by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is 1 eV of energy, right? Good. इसका उल्टा भी तो ट्रू है, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी है, उसको स्टॉप करना है, तो सामने वाले प्लेट को नेगेटिव कर दो, वो अपने आप आके रुक जाएगा। तो ये हम यहाँ पे वही सीख रहे हैं इन केस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। वहां पे आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज EV। यहाँ पे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज EV0। तो जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहा होगा इलेक्ट्रॉन के पास, वो सारा का सारा यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि उसको सामने वाला प्लेट स्टॉप कर रहा था। गुड। तो ये सबसे पहला इक्वेशन बनता है इन ऑल दिस डिस्कशन। अब आता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Okay, so this will be the last thing that I will tell you for the day. Einstein's photoelectric equation. Now, मैं आपको कब से वैल्यूज के टर्म में बता रहा था। मान लो ये एक मेटल प्लेट है, यहाँ पे एक फोटोन आया, फोटोन के पास कुछ एनर्जी थी, ओके, और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू हमने लिख दी थी, राइट? ओके, जैसे मैंने 10 EV बार बार यूज किया है। अब इसके आगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस विल बी कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो ये 10 EV को नामकरण कर दिया इसको ना, बार बार मैं इसको बोल सकता हूँ ना, हाँ, ये चीज इसको रिमोट बोल दिया, वैसे ही इस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोल दिया, फाई नॉट। सो फाई नॉट is the work function, मतलब minimum energy required for an electron to leave the metal surface. Okay, that is work function. अब सिंपल है, फिर फोटोन के पास क्या था? H nu था। इस H nu का क्या हुआ? इस H nu ने पहले तो इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, मतलब 12 EV था, 12 EV में से 10 EV तो यूज हो गया फ्री होने के लिए, बचा हुआ 2 क्या था? हाँ, तो फिर इसी को आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन।
अब कौन सा बड़ा बात है यहाँ पे? सो एच नो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच नो माइनस y0। गुड, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, अब बाय द वे बुक्स के नोटेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होते हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस इफ एच नो मतलब जितना एनर्जी फोटोन के पास है, इट इज ओनली सफिशिएंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, मैं वो बोल रहा हूँ, काइनेटिक जीरो। सो एट nu इक्वल टू nu जीरो मतलब फोटोन के पास सिर्फ उतना ही एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज जीरो, एच नो की वैल्यू nu जीरो माइनस फाई जीरो। देयरफॉर फाई जीरो वर्क फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज एच नो जीरो। अब ये एच नो जीरो ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 what we will have is kinetic energy Ke equal to h nu minus h nu zero, h nu minus nu zero। अब यहां से आप तीन केसेस लिख सकते हो। सिंपल, इफ nu is greater than nu zero, electron will be emitted and electron will have kinetic energy। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है फ्री करने के लिए उससे ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा केस, इफ nu is equal to nu zero, electrons are emitted with zero kinetic energy। So I will better put this in words than to write this zero, and I will say here non-zero। Non-zero मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, kinetic energy is never negative because mv square mass is never negative, v होगा भी तो उसका स्क्वायर है। बट तीसरा केस सिंपल है। तीसरा केस, if nu is less than nu zero, no emission। 10 eV चाहिए था, फोटोन के पास 9 eV एनर्जी है, अब तो emission होगा। Good. So these are the three conclusions that you can make. So remaining theory and remaining formulas in the next session.